Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 6 of class 12th Sociology, and the book name is Indian Society. This is our chapter 6 and the last chapter of this book. Thereafter we will start our second book. So the name of chapter is The Challenges of Cultural Diversities. अब हमें पता है जैसे कि इंडियन सोसाइटी के अंदर देखो इतनी ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है, कास्ट डाइवर्सिटी भी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, तो कल्चरल संस्कृति की भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। जहां पे देखो कई सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते होंगे जिस देश के अंदर, जाहिर सी बात है वहां पे कल्चरल डाइवर्सिटी होगी ही होगी। सो लेट अस कंटिन्यू। कल्चर, तो एक कल्चर शब्द का संस्कृति शब्द से क्या आशय है? लेट अस सी। इट इज द लैंग्वेजेस, एक परिभाषा, एक संस्कृति मतलब उसकी एक भाषा होती है, उसका एक कस्टम होता है, पहनावा होता है, लोगों के नॉर्म्स होते हैं जो उस कल्चर से जुड़े हुए हैं, रूल्स, आर्ट्स, नॉलेज, कलेक्टिव आइडेंटिटीज एंड मेमोरीज डेवलप्ड बाय मेंबर्स ऑफ ऑल सोशल ग्रुप दैट मेक देयर सोशल एनवायरनमेंट मीनिंगफुल। जो भी एक संस्कृति से लोग जुड़े हुए हैं उनकी एक अलग तरह की पहचान होती है, अलग तरह की आइडेंटिटी होती है, और जो डिफर करती है किसी दूसरे कल्चर के पर्सन से। Cultural communities and the nation state. This is our next heading. Community identity is based on birth. हम किस कम्युनिटी के हैं ये कौन चीज डिसाइड करती है? जिस घर में हमने जन्म लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने हिंदू के घर में जन्म लिया सो वी विल बी हिंदू, एंड इफ वी टुक बर्थ इनटू अ हाउस ऑफ अ मुस्लिम देन वी विल कॉल्ड मुस्लिम ourselves. If we took birth in the house of a Sikh then we will call ourselves Sikh, or in the Christian then we will call ourselves Christian. So it's depend on the birth. Where we took birth, the community's identity will automatically is gained, or indirectly we can say is given to us. Community identity is based on birth. ठीक है, बर्थ पे बेस होती है, एंड बिलोंगिंग रेदर देन अ सम फॉर्म ऑफ एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। और याद रखना, हम जिस कम्युनिटी के हम हिस्सा होते हैं वो हम मतलब कि कमा नहीं सकते वो आइडेंटिटी, वो हमें जन्म से ही मिलती है। और अनकम्पलिशमेंट, अगर हमने कोई अच्छा काम करा तो हमें उस कम्युनिटी का मान लिया जाएगा? नहीं, ये हमें जन्म से ही मिलती है कम्युनिटी। इट इज व्हाट वी आर रेदर देन व्हाट वी हैव बिकम। व्हाट वी आर मीन्स हम क्या हुए, मतलब जब हम पैदा हुए तो हम क्या थे? हिंदू थे या हिंदू अब हैं। और एक व्यक्ति अगर सिख पैदा हुआ है तो वो सिख कहलाएगा जन्म से। तो दिस इज हिज कल्चरल आइडेंटिटी। अब वो लाइफ में एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनता है, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है या कुछ, तो ये उससे अलग होता है कल्चरल आइडेंटिटी। याद रखना, व्हाट वी आर रेदर देन व्हाट वी हैव बिकम। एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन वर्ड क्वेश्चन। आर डिटरमाइंड बाय द एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी चॉइस ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न। मीन टू से कि जिस घर में भी जन्म लिया है अब वो ही आइडेंटिटी होगी, उसमें हमारे सामने कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने इस घर में जन्म लिया है, यहाँ पे वो पैदा हुआ, तो अब जो इस घर में पहले से कल्चर फॉलो होता था उसको यही आइडेंटिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। अब देखो, जब वो इस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, एक बात सोचने वाली है, वो तो इन्फेंट है, बच्चा है, सोचने समझने की भी शक्ति है, तो क्या हो उसने जो इसको एक्सेप्ट किया वो अपनी मर्जी से किया? दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन। या फिर जिस घर में उसने जन्म लिया, जो वहां पे और लोग थे जो उस कल्चर को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने उसको तो नहीं दी ये चीज? ये अपने आप में एक सवाल है। इट इज एन ओड फैक्ट ऑफ सोशल लाइफ दैट पीपल्स फील अ डीप सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन इन बिलोंगिंग टू कम्युनिटीज। लोग अपनी कम्युनिटीज में रहना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे सिक्योर फील करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक व्यक्ति है ये, और ये इंडिया का व्यक्ति है, अब वो अमेरिका चला जाता है, अब वो यहाँ पे रह के अलग कल्चर के अलग कम्युनिटीज के लोगों के साथ सिक्योर फील करेगा? नहीं। ही विल फील सिक्योर वेयर द पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी लिव्स। जहां पे उसकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो वहां पे सिक्योर फील करेगा। इन विच देयर मेंबरशिप इज एंटायरली एक्सीडेंटल। ठीक है। दूसरी उसमें क्या होता है कि मतलब हम अपने आप को सिक्योर या अपनी कम्युनिटी, अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते। मेनली आदमी अपने लोगों के बीच में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। A second features of ascriptive identities and community feeling is that they are universal. और यूनिवर्सल क्यों है? जहां पे जन्म लिया वो आपको मिलेगा ही मिलेगा कल्चर, वो कम्युनिटी की पहचान आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो दिस इज यूनिवर्सल।
एवरीवन हैज अ मदरलैंड, हर किसी की एक भूमि होती है, मतलब एक एरिया होता है जहां पे वो रहते हैं, एक मदर टंग होती है, एक भाषा होती है जो वो बोलते हैं, और एक फैमिली का विश्वास होता है कि परिवार किस में विश्वास रखता है। दिस में नॉट नेसेसरली बी स्ट्रिक्टली ट्रू ऑफ एवरी इंडिविजुअल बट इट इज ट्रू इन द जनरल सेंस। हर किसी के लिए ये वो नहीं है, क्या पता वो अपने विश्वास कल को बदल दे, अपनी मदरलैंड बदल दे, अपनी मदर टंग बदल दे, पर आम तौर पर एक व्यक्ति की एक भूमि होती है, एक भाषा जो वो सीखता है घर में, एक विश्वास, ट्रेडिशंस, कस्टम्स जो उसका परिवार फॉलो करता है, वो भी उन्हीं मान्यताओं को फॉलो करता है। 1% या आधे % हम ये मान लेते हैं कि व्यक्ति अपने कल्चर को त्याग देता है, कम्युनिटिकल आइडेंटिटी को नहीं वो त्याग पाएगा क्योंकि वो बर्थ से उसको मिली है। कल्चरल आइडेंटिटीज को त्याग कर वो दूसरे कल्चरल आइडेंटिटीज को अपना लेता है। ये ऐसा सोसाइटी में आपको मिल जाएंगे लोग। ईच साइड इन द कंफ्लिक्ट थिंक्स ऑफ द अदर साइड एज अ हेटेड एनिमी। अब देखो क्या होता है, हर व्यक्ति, मान लो जैसे एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, ये कल्चर ए का है, ये कल्चर बी का है। अब कल्चर ए का व्यक्ति अपने कल्चर की डोमिनेंसी दिखाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना, और फिर क्या करेगा, अगर ये मेजोरिटी में होगा तो इसके ऊपर डोमिनेट होगा। जैसे श्रीलंका का हमने पढ़ा था 10th क्लास में, उसमें सिन्हाला वाले किसके ऊपर डोमिनेट करना चाहते थे, पावर शेयरिंग चैप्टर सिविक्स में था ना 10th क्लास में, तो उसमें वो किसके ऊपर डोमिनेट करना चाहते थे, बेल्जियम के ऊपर, ठीक है ना। तो उस मेनली वो सॉरी सिन्हाला वाले किसके ऊपर डोमिनेट करना चाहते थे, तमिलियंस के ऊपर। उसमें बेल्जियम और डच वालों का भी है तो थोड़ा कंफ्लिक्टिंग सा हो गया, सिन्हाला वाले तमिलियंस के ऊपर। तो मेजोरिटी हमेशा अपना कल्चर माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करना चाहती है, और मेजोरिटी माइनॉरिटी को एज अ एनिमी भी देखती है कई बार, या फिर उसको मानती है कि ये तो अगर एनिमी के रूप में नहीं देख रही तो ये मानेगी कि ये लोग तो हम लोगों जैसे नहीं है, पराए हैं। And there is a tendency to exaggerate the virtue of one sound side as well as the voices of the other। और ये भी चांसेस रहते हैं कि जो एक ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप की आवाज को दबाएगा या उसका एक्सप्लॉइटेशन करेगा, ऐसे होने के चांसेस भी रहते हैं। जैसे हमने श्रीलंका वाले एग्जांपल में देखा था पावर शेयरिंग चैप्टर में, उसमें सिन्हाला वालों ने मेजोरिटेरियन एक्ट 1956 पास करके सिन्हाला भाषा को किसके ऊपर थोपना चाहा, तमिलियंस के या पूरे देश के ऊपर। एट द सिंपलेस्ट लेवल अ नेशन इज अ सॉर्ट ऑफ लार्ज स्केल कम्युनिटी। अब एक आसान भाषा में अगर समझे, एक देश क्या होता है, बहुत सारी कम्युनिटीज से मिलके बनता है। इट इज अ कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज। और एक देश एक कम्युनिटी है, किस चीज की कम्युनिटी है, बहुत सारी कम्युनिटीज की। अब जैसे ये तो एक देश हो गया, ये एक कम्युनिटी, इसके अंदर छोटी छोटे अलग अलग कम्युनिटीज हैं, या तो ये एक देश एक कम्युनिटी है किसका, बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज का। मेंबर ऑफ नेशन शेयर द डिजायर टू बी द पार्ट ऑफ सेम पॉलिटिकल कलेक्टिवली। अब ये जो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, इन्होंने अपनी मन मर्जी से इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना एक्सेप्ट किया है। अब जैसे आप इंडिया के अंदर देख लो, जब हम आजाद हुए तो 540 से ज्यादा रियासतें थी, अब सबने अपनी मर्जी से भारत का हिस्सा बनना एक्सेप्ट किया था ना, तो वो चीज। This desire for political unity usually express itself as the aspiration to form a state। और यही क्या होता है, कई बार क्या होता है कि अगर व्यक्ति अपनी अपनी कम्युनिटी या अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहता है तो फिर वो स्टेट की डिमांड करने लगता है। जैसे 1953 में यहाँ पे स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट पास बना था और 1956 में वो इम्प्लीमेंट हुआ, और आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेस पे पहला राज्य बना भारत के अंदर तेलुगु वालों का। तो कई बार ये एस्पिरेशंस भी मन में होती है कि भाई हमें तो अपना अलग राज्य चाहिए, और आर्टिकल 371 के अंदर A टू लेके J तक स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड है 10 राज्यों को। तो इस तरह की चीजें, ताकि क्या ये क्यों किए जाते हैं प्रोविजंस, ताकि देश की यूनिटी पर कोई भी मतलब की क्वेश्चंस ना हो। मैक्स वेबर सोशोलॉजिस्ट हुए हैं, आपने इनका नाम सुना होगा। वेल नोन डेफिनेशन, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है स्टेट की, बॉडी ऑफ द सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। एक स्टेट क्या होता है, एक राज्य। अब हम स्टेट का मतलब यहाँ राज्य के संदर्भ में समझ रहे हैं, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट का मतलब देश के उसमें भी देखा जाता है। तो मान लो जैसे ये एक राज्य है, इस राज्य के अंदर जितनी भी इसकी बाउंड्री है उस पे किसका कंट्रोल होगा, इस राज्य का। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि मोनोपोली उस चीज की, लेजिटिमेट फोर्स की, किस पे, अपनी पूरी टेरिटरी पे जो भी उसके अंडर में आती है।
On the other hand, there are many languages, religion और ethnicities that are shared across nation. और अलग अलग भाषाएं, अलग अलग इंडिया के अंदर धर्म है, अलग अलग एथनिसिटीज हैं, भाषाएं 1450 से ज्यादा है और 8वें शेड्यूल में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. बट दिस डज नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल यूनिफाइड नेशन ऑफ से ऑल इंग्लिश. क्या अब हम एक देश अगर 28 राज्यों को खत्म करके सिर्फ एक भारत बना दें, क्या वो मुमकिन है? मे बी वो थोड़ा कंफ्लिक्टिंग होगा, इसलिए क्या करा, 28 राज्य बना दिए कि भाई जो जिस एरिया में है वो वहां पे उसी की डोमिनेंसी रहेगी, दूसरा एरिया वाला उसके ऊपर डोमिनेट नहीं करेगा. बट दिस डज नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल यूनिफाइड नेशन ऑफ से ऑल इंग्लिश स्पीकर्स ऑफ, या कहते हैं कि एक राज्य में तो सारे अंग्रेजी बोलने वाले रहेंगे, एक राज्य में सारे तेलुगु बोलने वाले रहेंगे, एक राज्य में सारे हमारे तमिलियंस, एक राज्य में मलयालम, या एक राज्य में हिंदी वाले. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो उसमें भी कन्फ्लिक्टिंग होगा. फिर वो राज्य कभी, अगर मान लो अब एक राज्य ऐसा है जो बहुत ही समृद्ध है, वो तो अपना डेवलपमेंट कर लेगा. दूसरा राज्य जो बहुत गरीब है, जहां पे रिसोर्सेज नहीं है, वो कैसे डेवलपमेंट करेगा? तो इसीलिए चैलेंजिंग हो जाएगा. अगर हम एक ही उस पे बना दे या फिर एक ही पूरा बना दे तब भी दिक्कत है. तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या है, लेजिटिमेट फोर्स करती है पूरे एक पर्टिकुलर टेरिटरी में. Unlike the other kind of communities, nation are communities that have a state of their own. और अपना एक पूरा राज्य होता है एक देश का. This is why the two are joined with a hyphen to form the term of nation state. Mean to say कि एक देश, उसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे राज्य, ये सब मिलके क्या बनाते हैं. अच्छा देखो, होल्डिंग टुगेदर का जो कंसेप्ट है ना, वो इंडिया जैसों पे फिट होता है, और कमिंग टुगेदर का अमेरिका जैसों पे. इंडिया हैज अ पॉपुलेशन अबाउट 1.21 बिलियन 2011 में थी, अब तो 1.38 बिलियन है, 138 करोड़ है. जो नया गवर्नमेंट का सर्वे आया था, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें 138 करोड़ मेंशन की थी. प्रोविजनल दीज बिलियंस प्लस पीपल स्पीक, और 1632 भाषाएं बोली जाती हैं. बताओ, अब इतनी ज्यादा डायवर्सिटीज होने के बाद बताओ, अब एक देश फिर भी यूनिफाइड है. और हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है. इन द टर्म ऑफ रिलीजन, अबाउट 80.5% पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे क्या है, इंडिया के अंदर हिंदूज है, और 13.4% पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, विच मेक्स इंडिया द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री. अगर दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा मुस्लिम वाला देश है तो इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद भारत है हमारा. द अदर मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज आर, और जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं. क्रिश्चियंस हमारे यहाँ 2.3% है, सिख लोग हमारे यहाँ पे 1.9% है, बुद्धिस्ट 0.8% एंड जैन्स 0.4%. ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द स्टेट टू बी अ सेकुलर स्टेट. अच्छा देखो, जब संविधान बना था उस टाइम सेकुलर शब्द नहीं था हमारे संविधान के अंदर, ठीक है ना. फिर हमने कौन से संविधान संशोधन से सेकुलर शब्द और इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट शब्द जोड़ा अपने संविधान में? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. सेकुलर शब्द जोड़ा मतलब भारत के अंदर सभी धर्मों को बराबर का अधिकार प्राप्त होगा, और भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा. जैसे पाकिस्तान है, वो अपने आप को क्या कहता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. हम अपने आप, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है कि हम कहते हैं कि भारत देश का तो ये धर्म है. नहीं, भारत के अंदर सभी धर्मों को बराबर का अधिकार प्राप्त है. और फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट भी है. कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक, याद रखिएगा. But religion and other such factors are not banished from the public sphere. In fact, these communities have been explicitly recognized by the state. और क्या होता है, कई बार जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, जो संख्या बल में कम है, उसको फिर स्पेशल प्रोविजंस भी देने पड़ते हैं ताकि मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट ना कर पाए. जैसे हमने श्रीलंका के अंदर एग्जाम्पल देखा था, तो फिर वहां पे सिविल वॉर हो गया था. तो उस चीज से भी बचने के लिए संविधान में प्रोविजंस हैं हमारे. By international standard, very strong constitutional protection is offered. माइनॉरिटी रिलीजन, जो रिलीजियस बेस पे माइनॉरिटी है हमारे यहाँ पे, जैसे 6 कम्युनिटी मेनली मानी जाती है, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, और मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, और एक कम्युनिटी और होगी, देख लेना. तो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में वो मेंशन है. रीजनलिज्म इन द, और द 6th वन इज क्रिश्चियंस. रीजनलिज्म इन द इंडियन कंटेक्स्ट. अब रीजनलिज्म क्या होता है, इसको आसान भाषा में समझ लो. जैसे मान लो मैं इस एरिया का रहने वाला हूं, तो
इसको और आसान समझते हैं। जैसे मान लो आपका घर है, आप उसमें रहते हैं, तो आपको अपने घर से बहुत प्यार होगा। क्या आप इसको, अगर कोई दूसरा कहेगा ये इसको छोड़ के जाओ, क्या आप छोड़ दोगे? नहीं ना, क्यों? और अगर लड़ना पड़े तो उससे लड़ भी जाएंगे। दिस इज रीजनलिज्म। तो सेम अगर इसे देश के संदर्भ में समझें, ये देश हमारा है, हम यहाँ के नागरिक हैं, हम इसको कैसे छोड़ के जाएं या दूसरे का कैसे इस पे साइन करें? तभी तो हमारे देश को आजाद कराने में इतने सारे बलिदान दिए महावीरों ने। कहने का मतलब है कि रीजनलिज्म एक जगह से जहां के रहने वाले होते हैं वहां से प्यार, वहां से लगाव, उसके लिए मर मिट जाना, दैट इज कॉल्ड रीजनलिज्म। रीजनलिज्म इन इंडिया रूटेड इन द इंडियाज डाइवर्सिटीज ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर, ट्राइब्स एंड रिलीजियंस। अब जो जिस एरिया में रहता है वो उस एरिया का, या जिस एरिया में जो भाषा बोलता है वो वहीं पे ही रहना चाहता है और उसको छोड़ के दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, इनिशियली द इंडियन स्टेट कंटिन्यूड विद द ब्रिटिश इंडियन अरेंजमेंट्स। शुरुआत में तो अंग्रेजों वाली व्यवस्था चलती रही, डिवाइडिंग इंडियाज इनटू द लार्ज प्रोविंसेस कॉल्ड प्रेसिडेंसी। और हमारे यहाँ पे प्रोविंसेस थे, प्रेसिडेंसीज थी, रियासतें थी। पर बाद में तो फिर हमने, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उन्होंने अलग अलग रियासतों से रिक्वेस्ट करी कि आप अखंड भारत का हिस्सा बन जाएं, और ऑलमोस्ट सभी रियासतों ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया था और भारत फिर अखंड भारत बना था। तो प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी हमारे यहाँ? मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता वर द थ्री मेजर प्रेसिडेंसी। इंसिडेंटली all three cities after which the presidencies were renamed have changed their name recently। और फिर इनके नाम भी बदल दिए गए, जैसे मद्रास तमिलनाडु हो गया या चेन्नई, बॉम्बे हमारा महाराष्ट्र राज्य बन गया इसमें, और बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया और कलकत्ता का कोलकाता हो गया। The country was divided on the basis of language under Nehru। He was apprehensive earlier, but after thought the decision was good because of Vallabhbhai Patel, Home Minister। तो हमारा देश भाषा के बेस पे बटा 1953 में, जब आंध्र प्रदेश निकला, और मद्रास प्रांत में से ही निकले हुए हैं सारे। आंध्र प्रदेश हो गया हमारा, और आपका केरला हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब मद्रास प्रांत के ही हिस्से थे। तो भाषा के बेस पे देश बंटना शुरू हुआ। पर शुरू में लगा कि भाई ऐसे तो देश टूट जाएगा, पर देखो आज कितना बढ़िया व्यवस्था है, हम सब यूनिफाइड है नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो कहने का मतलब है कि अगर हम पावर शेयरिंग कर दें, चाहे लिंग्विस्टिक बेस पे ही कर दी जाए, तो वो चीज देश को और मजबूत बनाती है, ना कि देश को तोड़ती है। क्यों? क्योंकि जब लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हम लोगों को अपने रीजन में पावर्स मिल गई, जैसे तमिलियंस हो गए थे श्रीलंका के अंदर, वो जो नॉर्थ और ईस्ट रीजन में रहते थे, तो सेम इसी तरह। लैंग्वेज इज बाइंडिंग फोर्स, लैंग्वेज लोगों को जोड़ के रखने का काम करती है। वुड ब्रिंग अबाउट एफिशिएंट कम्युनिकेशन, यूनिटी, स्टेट बोर्ड, एजुकेशनल पर्पजेज, लिंग्विज्म कुड स्प्रेड लव फॉर लैंग्वेज। और कहने का मतलब है कि लैंग्वेज के जरिए लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जुड़ते हैं, और एक देश मतलब कि यूनिफाइड होता है, मजबूत बनता है। और लैंग्वेज के जरिए ही क्या होता है, लव भी फैलाया जा सकता है। मद्रास प्रेसिडेंसी गॉट डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, 3 स्टेट्स में टूट गई, मतलब डिवाइड हो गई। मद्रास स्टेट में तेलुगु और तमिलियंस थे 1952-53 में, फिर केरला स्टेट निकला, फिर मलयालम निकला, फिर मैसूर मतलब कर्नाटका निकला, कन्नड़ों का। तो सबसे पहले आंध्रा हो जाएगा हमारा, उसके बाद केरला हो जाएगा। केरला किसके लिए निकला था? मलयालम वालों के लिए। फिर मैसूर स्टेट निकला कन्नड़ वालों के लिए। मैसूर बाद में क्या बना? कर्नाटका। टीपू सुल्तान यहीं के शासक थे, मैसूर के। कैपिटल वाज मैसूर एंड शिफ्टेड टू कर्नाटका एंड कैपिटल वाज बेंगलोर। और अब कैपिटल क्या है कर्नाटका की? बेंगलोर है। व्हेन द मद्रास स्टेट वाज फॉर्म्ड, जब मद्रास बना था, तेलुगु पीपल वर अनहैप्पी, वो खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि भाई हमें तमिलियन से अलग होना है और हमें अपना वो चाहिए एरिया, जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पे हमारी डोमिनेंसी चले। श्रीलंका के अंदर भी यही था, वो तमिलियंस वहां पे भी यही मांग रहे थे, सिनाला वालों तुम जिस एरिया में रहते हो वहां पे तुम्हारी डोमिनेंसी, नॉर्थ और ईस्ट में हम रहते हैं यहाँ पे हमारी डोमिनेंसी। श्रीलंका के अंदर ये था। 10 दे रिबेल्ड फॉर सेपरेट स्टेट, तो फिर वहां पे मतलब रे लिया, या मतलब विरोध शुरू हो गया कि भाई हमें अलग राज्य दो। पोती श्रीरमूला, इनका नाम याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। पोटी श्रीरमूला वांटेड अ सेपरेट स्टेट, वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, वो भूख हड़ताल पर चले गए। वो तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग राज्य चाहते थे। यू शुड रिमेंबर हिज नेम, पोटी श्रीरमूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम।
आफ्टर हिज डेथ, और जब उनकी हंगर स्ट्राइक की वजह से मृत्यु हो गई, प्रोटेस्ट कंटिन्यूड, और प्रोटेस्ट जलता रहा, जो मतलब विरोध था। एंड आंध्र प्रदेश बना फिर 1956 में तेलुगु बोलने वाले के लिए। किस में से निकला वो? मद्रास में से। चाइना एंड बांग्लादेश आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। जैसे बांग्लादेश भी फिर ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ, और चाइना भी फिर मतलब चाइना के अंदर भी 1949 में वो आजाद हुआ अंग्रेजों से। इश्यूज क्या होते हैं? मेजोरिटी एंड माइनॉरिटीज। लेट अस सी। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी इन सोशियोलॉजी इज कनेक्टेड विद रिलीजियन। समाज शास्त्र में हम इसको समझते हैं धर्म से, कि जो लोग एक धर्म के फॉलोवर्स ज्यादा हैं उन्हें हम मेजोरिटी मान लेते हैं, जो एक धर्म के फॉलोवर्स कम है उन्हें हम माइनॉरिटी मान लेते हैं। इन इंडिया के अंदर हिंदूज आर इन मेजोरिटी, ठीक है, 80.5%। अभी हमने पीछे देखा था, अप्रोक्स 81% है। माइनॉरिटी इन एनी रिलीजन आर दोज हु आर न्यूमेरिकली वीक, मतलब नंबर्स में कम हो, एक धर्म के फॉलोवर्स नंबर में कम हो तो वो क्या कहलाए जाएंगे? मेजोरिटी, वो माइनॉरिटी। किसके कंपेयर में? मेजोरिटी के। एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म। अब ये एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म क्या होता है? लेट अस सी। When each religion does what in their point of view will benefit the country, जब हर धर्म अपने हिसाब से चीजें करने लगता है देश के हित में, मतलब कि जैसे मान लो मेरे को, मैं एज अ हिंदू मेरे को लग रहा है कि देश के लिए ये अच्छा है, पर किसी और को एज अ मुस्लिम उसको लग रहा है कि देश के लिए वो अच्छा है, एज अ सिख किसी को लग रहा है कि देश के लिए अच्छा है। तो दिस इज द पॉइंट। द बेस्ट वे फॉर द कंट्री टू बी प्रोग्रेसिव इज बाय इंक्लूडिंग इंक्लूसिव रीजनिंग। अब देखो एक्सक्लूसिव क्या होता है? हर कोई जब अपने हिसाब से देश का विकास करने लगेगा अलग अलग दिशा में जाके, तो पॉसिबली वो राष्ट्रवाद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एकता ही नहीं है जब लोगों के अंदर। राष्ट्रवाद इंक्लूसिव होना चाहिए, मीन टू से कि ये मान लो 4 रिलीजन है और चारों एक साथ होके तब एक दिशा में आगे बढ़े, तब राष्ट्रवाद कहलाता है। अब चारों अलग अलग हैं, एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म है, तो बाहर का कोई आएगा इन्हें तो वो वैसे ही हरा देगा, या नहीं? तो इसीलिए इंक्लूसिव नेशनलिज्म इज गुड फॉर द नेशन। द बेस्ट वे ऑफ फॉर द कंट्री टू बी प्रोग्रेसिव इज बाय इंक्लूडिंग इंक्लूसिव रीजनिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द माइनॉरिटी आर टेकन केयर ऑफ। और हमारा संविधान इस चीज के लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट है। हमने आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 डाला संविधान सभा ने संविधान के अंदर। ये सबसे बढ़िया पॉइंट था, ताकि माइनॉरिटी कभी भी ये ना फील करे कि मेजोरिटी उनके राइट्स एक्सप्लॉइट कर रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू इंक्लूड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। और हमारे संविधान के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और हमारा सोशल जस्टिस की भी हमने बात की गई है। आप प्रस्तावना देखिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलिमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। तो जस्टिस कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये लिखा हुआ है प्रस्तावना में। आर्टिकल 14 to 32 के अंदर बताया गया है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। आर्टिकल 21 वो सब है इसके अंदर। इंक्लूसिव नेशनलिज्म। अब इंक्लूसिव नेशनलिज्म जब सभी धर्मों के लोग आपस में एक साथ आकर मिलकर राष्ट्रवाद की भावना को अपने मन में रखें और फिर देश के को जो परेशान करने वाली फोर्स है उसके खिलाफ लड़ें, दैट इज इंक्लूसिव नेशनलिज्म। व्हेन ऑल रिलीजन वर्क टुगेदर फॉर वन कॉज, एक कॉज के लिए, बेनिफिट फॉर द कंट्री टू क्रिएट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड इंडिया इज यूनिफाइड इन डाइवर्सिटी। Inclusive nationalism is good for nation. Exclusive is sometimes may be dangerous for the nation. वो कहते हैं ना कि 4 लकड़ी होती है तो कोई नहीं तोड़ सकता, इंक्लूसिव, और एक लकड़ी अलग अलग है तो उसको तोड़ना आसान होता है। आपने ये कहानी सुनी होगी। दिस इज द इट रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी बट इन स्पाइट ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड क्रिएट अ डेमोक्रेटिक सेटअप। और देखो क्या होता है जब सब लोग एक साथ आ जाते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के बीच में वो क्या होता है, या जो लोगों के बीच में अंतर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और व्यवस्था कैसी स्थापित होती है? डेमोक्रेटिक। तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ एक्सक्लूसिव से। फीचर्स ऑफ माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी के फीचर्स क्या क्या हैं? लेट अस सी। सफरिंग, डिस्क्रिमिनेशन एंड सबॉर्डिनेशन। जो माइनॉरिटी में होते हैं उनके साथ भेदभाव होता है और उनके ऊपर दूसरे जो मेजोरिटी में है वो डोमिनेट करते हैं। आमतौर पर माइनॉरिटी के साथ ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक बच्चा है क्लास में, वो माइनॉरिटी में है, मतलब कि उस पर कोई उस दोस्त उसके साथ बोल नहीं रहा है और सब मेजोरिटी वाले अलग हैं और वो अकेला बैठा है, तो दिस इज द फीचर ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में तभी तो है ना वो कि उसके साथ कोई नहीं है। अगर उसके साथ सब होते तो फिर वो माइनॉरिटी में कहाँ रह जाता।
तो दिस इज वन फीचर, द फर्स्ट फीचर सफरिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। द सेकंड फीचर फिजिकल एंड और कल्चरल ट्रेट्स दैट सेट देम अपार्ट विच आर डिसप्रूव्ड बाय द डोमिनेंट ग्रुप। और क्या होता है कई बार, जैसे मान लो ये लोग ज्यादा हैं संख्या में और ये व्यक्ति कम है, तो जो इसका कल्चर या इसका ट्रेडिशन होगा वो इनके द्वारा क्या होगा, डिसअप्रूव्ड होगा, वो इसको मानने को तैयार नहीं होंगे। डोमिनेट ग्रुप कभी भी जिसके ऊपर डोमिनेट किया जा रहा है उसके कल्चर और ट्रेडिशन को, ट्रेड्स को अप्रूवल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अपने को प्रमोट करना चाहेगा। शेयर्ड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कॉमन बर्डन्स, कहने का मतलब है जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं, चाहे वो अलग अलग कम्युनिटी के हैं, पर उनके बीच में समानताएं होती हैं और एक ही तरह की समस्याओं से वो जूझ रहे होते हैं। दे हैव अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड देयर नेशन। और जो माइनॉरिटी में लोग होते हैं, अब देखो वो इतना ज्यादा डोमिनेटेड किए जा रहे हैं डोमिनेंट क्लास के द्वारा, पर याद रखना माइनॉरिटी भी देश के प्रति उतनी ही ज्यादा लॉयल होती है जितनी मेजोरिटी होती है। दे आर न्यूमेरिकली वीकर, माइनॉरिटी में जो लोग होते हैं वो नंबर्स में तो कम होते हैं, तो इसीलिए उनकी जरूरतें पूरी करने का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर आमतौर पर इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। माइनॉरिटीज एंड पॉलिसीज, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 डाला गया है माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेट अस सी व्हाट इज आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30, द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बना सकते हैं अपने धार्मिक संस्था, मतलब कि अपनी धार्मिक शिक्षा को भी प्रमोट कर सकते हैं धार्मिक संस्थाएं बनाकर। कम्युनलिज्म क्या होता है? समुदायवाद। लेट अस सी। एक्सट्रीम लव, अपने धर्म से बहुत ही अलग लेवल पे ले जाकर जो प्यार कहलाता है और अपने रिलीजन के लिए कुछ भी कर जाना, दैट इज कम्युनलिज्म का पॉइंट। कम्युनलिज्म आल्सो स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग समथिंग इन कॉमन। मान लो ये 4 लोग हैं और ये चारों एक ही चीज कर रहे हैं, तो एक ही धर्म फॉलो कर रहे हैं, एक ही भाषा बोल रहे हैं, सब कुछ एक्टिविटी एक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड कम्युनलिज्म। इंडिया इज डाइवर्स, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बिकॉज वेन एवर देयर आर मोर पीपल, ठीक है, ये एक बार इसको 2 बार लिखा गया, मोर पीपल एंड डाइवर्सिटी देयर इज मोर एन इशू ऑफ कम्युनलिज्म। जब भी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी एक देश के अंदर तभी कम्युनलिज्म होगा। क्यों? मान लो जैसे ये इतने सारे लोग हैं, इन 3 लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया, इन 2 ने अपना, इन 2 ने अपना, दिस इज कम्युनलिज्म, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। A communalist develops aggressive political identity which condemns every other religion। और एक जो कम्युनलिस्ट होता है, एक जो कम्युनलिस्ट पर्सन होता है, वो हर किसी दूसरे उसके रिलीजन को नकारता है, वो उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता, बिकॉज क्योंकि उसका अपने रिलीजन से इतना ज्यादा लव हो चुका है, वो किसी दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होगा। अब जब वो दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा और उस पर डोमिनेट करना चाहेगा, तो क्या होगा फिर? कम्युनल रॉयट्स, दंगे, सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे। सेकुलरिज्म, सभी धर्मों को बराबर का हक। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, हमारे यहाँ सभी धर्मों को बराबर का अधिकार प्राप्त है। विच आर्टिकल? आर्टिकल 25 to 28। यू शुड रिमेंबर दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द कंपटीशन एग्जाम्स। मीन्स सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम, धर्म को अलग करना, किस चीज से? राजनीति से, आर्थिक संसाधनों, समाज से, कल्चर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, रिलीजन बीइंग ट्रीटेड। मतलब एक देश में, एक देश के अंदर, मतलब कि एक देश कभी भी ये नहीं कहेगा कि उसका ये धर्म है अगर वो सेकुलर स्टेट है। कहने का मतलब है कि भाई हमारे यहाँ देश में ये धर्म माने जाते हैं लोगों के द्वारा और सबको इक्वल आजादी है, इक्वल बराबर है, सब बराबर है, दिस इज सेकुलरिज्म। 42वां संविधान संशोधन 1976, रिमेंबर, इसके तहत जुड़ा था सेकुलर शब्द संविधान में। एज अ प्योरली पर्सनल मैटर, और रिलीजन इज प्योरली अ पर्सनल मैटर, तो उसको देश से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इट एम्फेसाइज्ड डिसएसोसिएशंस ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन एंड फुल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन एंड टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन। देश को धर्म से अलग रखना, मतलब कि अगर एक धर्म से जुड़ेगा तो फिर और धर्म के राइट्स एक्सप्लॉइट होंगे, तो देश को धर्म से अलग रखना और ये कहना कि भाई सभी बराबर हो और सभी को मतलब कि फ्रीडम इक्वल है। दो सेकुलराइजेशन इवॉल्व, रिलीजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्राइवेट डोमेन।
याद रखना, जिस देश के अंदर सेकुलरिज्म होता है वहां पे धर्म जो होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल तक लिमिट होता है, पब्लिक मतलब सरकार तक कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि सरकार कहती नहीं कि हमारा ये धर्म है। ये बहुत बढ़िया चीज है सेकुलरिज्म के अंदर। क्यों? अगर सरकार कह दे कि हम तो इस धर्म के हैं या इस धर्म को मानने वाले हैं, तो फिर क्या होगा? जो दूसरे धर्म वाले हैं वो कहेंगे कि भाई हमारे तो अधिकार ही नहीं पूरे हुए, इन लोगों ये लोग कह रहे हैं कि हमारा तो ये धर्म है। तो इसीलिए इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर का अधिकार प्राप्त है। द इंडिया मीनिंग इज अ communication of both and opposite of communal because we allow all religions to exist equally। हमारे यहाँ ना तो कम्युनलिज्म है, ना हमारे यहाँ मतलब कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन है, और हमारे यहाँ सभी रिलीजन क्या है? बराबर है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी क्वेश्चन द गवर्नमेंट दैट गिविंग रिजर्वेशन इज अनफेयर। अब हमारे जब डेमोक्रेटिक देश के अंदर हम ये कहते हैं कि जो जिसको वोट ज्यादा मिले वो जीत जाएगा। अच्छा चलो, एक कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में है, उसने अपने कैंडिडेट को वोट दिया और वो जीत गया, वो उसने कल को सरकार बना ली। अब जब ये क्वेश्चन करेंगे ना मेजोरिटी की, भाई तुमने रिजर्वेशन क्यों दिया, वो तो अनफेयर है, वो तो एक अधिकार मार रहा है एक व्यक्ति का, तो मेजोरिटी ये क्वेश्चन कर सकती है। माइनॉरिटी डिमांड्स रिजर्वेशन, क्यों? वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है कि मेजोरिटी उनके ऊपर डोमिनेट ना कर जाए, भाई हमें प्रोटेक्ट करो। तो ये चीज भी आर्टिकल 16 के अंदर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में प्रोविजंस दिए गए हैं। वी टेक केयर ऑफ माइनॉरिटी विदाउट अपसेटिंग द मेजोरिटी। हमारे यहाँ माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया गया आर्टिकल 29-30, पर मेजोरिटी के अधिकार वंचित नहीं रखे गए। एट द सेम टाइम मेंटेनिंग पीस, और हमारे देश में देखो आर्टिकल 29-30 भी है और मेजोरिटी भी खुश है और माइनॉरिटी भी खुश है। टॉलरेंस एंड हार्मोनी अमंग कम्युनिटीज, और आपस में एक दूसरे के अंदर हमारे यहाँ देश में बहुत ज्यादा प्यार है, भाईचारा है, और एक दूसरे को टॉलरेट भी करते हैं कि अगर मान लो जैसे कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है और वो सही कर रहा है, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहा है, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अल्टीमेट गॉड तो देखो एक ही है जिसने इस संसार को बनाया है, बस मानने के तरीके ही तो अलग अलग हैं। When we got independence, जब हमें आजादी मिली थी देश को, नेहरू said that we are democratic। नेहरू जी ने कहा था कि हम डेमोक्रेटिक हैं, सेकुलर एंड सोवरन देश हैं। सोवरन देश वो होता है जिसपे किसी और देश का कोई हक नहीं होता, अपनी मर्जी का मालिक, आत्मनिर्भर। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, याद रखना। स्टेट एंड सिविल सोसाइटीज, दिस इज आवर सेकंड लास्ट पेज। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच पीपल हैव अ से एंड हैव द राइट। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को अधिकार होता है अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारे इंडिया में भी दी गई है। आर्टिकल 19 के अंदर 6 जो फ्रीडम है, या फिर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, या फिर आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, ये सब क्यों डाले गए हैं आर्टिकल? ताकि लोगों को अधिकार हो, वो अपनी मर्जी से शासक को चुने, अपनी मर्जी से जीवन जी सके। और फंडामेंटल राइट्स भी हमारे यहाँ, याद रखना, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए के संविधान से, अपने संविधान में। सिविल सोसाइटीज आर दो सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन दैट फाइट्स। सिविल सोसाइटीज वो होती हैं जो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती हैं, आवाज उठाती हैं अगर उनके अधिकार एक्सप्लॉइट्स किए जाते हैं तो। इमरजेंसी लगी थी 1975 और 77 के बीच में, इंदिरा जी ने लगाई थी। मास स्टरलाइजेशन कैंपेन वर हेल्ड वेयर डिस्क्रिमिनेटली पीपल वर स्टरलाइज। लोगों को जबरदस्ती जेल में डाला गया, सिविल राइट्स उनके पूरे नहीं किए गए, एक्सप्लॉइट किए गए, जेल में डाल दिया बिना ट्रायल किए, कोर्ट में ट्रायल किए, ठीक है ना। मैनी पॉलिटिकल लीडर लाइक जयप्रकाश नारायण जी वर पुट इन जेल। जयप्रकाश नारायण जी को भी जेल में डाल दिया गया था उस वक्त। ये बहुत बड़े स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे जयप्रकाश नारायण जी, इनके बारे में आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी। After emergency, there was uproar in the nation and importance of civil societies went up, ठीक है। सिविल सोसाइटीज वर्क टू, अब जो सिविल सोसाइटीज होती हैं वो किस लिए काम करती हैं? वो गवर्नमेंट पे वॉच रखती हैं, और ताकि गवर्नमेंट सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ मतलब कि धोखाधड़ी ना करे, उनके अधिकार ना एक्सप्लॉइट कर दें। सिविल सोसाइटीज इसलिए काम करती हैं। टू सी कि सही से कानून इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, गवर्नमेंट अपने काम सही से कर रही है, ठीक है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास हुआ था, इसके तहत कोई भी पर्सन किसी गवर्नमेंट उससे मतलब डिपार्टमेंट से जानकारी ले सकता है, जो भी उसको जानकारी लेनी है। और आरटीआई के लिए मिनिमम फीस सरकार ने 10 रुपए है शायद, आप एक बार नेट पे चेक कर लीजिएगा। और बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए तो शायद वो 10 रुपए भी नहीं है फीस, वो देख लीजिएगा आप जो भी है। इसके तहत कोई भी जानकारी हम सरकारी महकमे से ले सकते हैं।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसके आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे ये सब्जेक्ट समाजशास्त्र है, तो कई बार क्या होता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जाते हैं बीच में जो भावना को हर्ट कर देते हैं। तो याद रखिएगा, आप एज ए स्टूडेंट ही चीजों को गेन कीजिएगा और समझिएगा। और दूसरी बात ये, हमारी कोई भी इंटेंशन आपकी किसी भी भावना को हर्ट करने की नहीं थी और नहीं है। और अगर फिर भी हर्ट हुए हैं आप हमारे इसमें से, इस चैप्टर में से या सोशियोलॉजी के किसी भी पॉइंट से या किसी और भी वीडियो से, तो हम उसके लिए आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं। हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। बाकी आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, इन नोट्स को आप बना सकते हैं और इनको पढ़ने के बाद एक बार बुक का भी अच्छा सा रीडिंग कर लीजिएगा एक बार, और फिर नोट्स खुद से लिखोगे तो सबसे बढ़िया चीज़ है। प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख लेना एक बार, तो बहुत अच्छा रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फिर ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।